लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर कर जंतर मंतर पर हुई घटना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया ने देखा कि कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। पीएम मोदी ने माना कि इस घटना से लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है, खासकर जब बेटियों के मुंह से इस तरह के शब्द सुनाई दे तो समाज को दुख पहुंचता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले को सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से देखने की जरूरत है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पीएम मोदी को गाली देने वाली वायरल लड़की ने माफी मांगी है। पीएम मोदी और देशवासियों से माफी मांगी है। हाल ही में इस लड़की के खिलाफ नोएडा में 0 FIR दर्ज हुई है। पीएम मोदी ने भी गाली देने वाले बच्चों को माफ करने का ऐलान किया है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। पीएम मोदी ने पिछले कुछ दिनों में 5 बार वीडियो संदेश जारी किए।
पीएम ने पहली बार 23 जुलाई को वीडियो संदेश जारी किया और कैबिनेट में पेपर लीक पर बिल लाने का वादा किया। इसके बाद पीएम मोदी ने 24 जुलाई, 28 जुलाई और 30 जुलाई को बिल पारित होने के बाद भी वीडियो संदेश जारी किया। 31 जुलाई को पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान गाली देने वाले छात्रों को माफी देने की बात कही। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी का हृदय काफी विशाल है और वे नहीं चाहते कि जो बच्चे देश का भविष्य हैं वे कानून के पचड़े में फंसे। दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, कैसे कैसे शब्दों का उन भटके हुए नौजवानों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी दिवंगत स्वर्गीय माता जी के बारे में कैसे कैसी अभद्र टिप्पणी की। वह सार्वजनिक टिप्पणियां सोशल मीडिया में थी, पूरा देश देख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए देश हित उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है उनको मैं शुभकामना देता हूं आगे चलकर, और उन्होंने माफ भी किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उन्होंने अगर बच्चों को माफी दी है तो ये उनकी शैली है। बच्चे देश का भविष्य हैं और कई बार भावावेश में कुछ शब्द निकल सकते हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक अभिभावक के तौर पर अपनी भूमिका को समझा और उन्होंने इस तरह का बयान जारी किया। केंद्र सरकार ने समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। तेल गैस भंडार बढ़ाने का सरकार का मेगा प्लान है। 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी गई है। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने की कोशिशों के बीच ग्राउंड जीरो की तस्वीर चिंता बढ़ा रही है। कई जगहों पर नालों और ड्रेनेज का गंदा पानी अब भी सीधे यमुना में गिर रहा है, जिससे नदी का प्रदूषण बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक सीवेज का पूरी तरह शोधन नहीं होगा तब तक यमुना की सफाई मुश्किल है। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि प्रदूषण कम करने के लिए सुधार कार्यों पर तेजी से काम किया जा रहा है ताकि बिना ट्रीटमेंट वाला पानी यमुना में न पहुंचे। यमुना के पानी के गंदे हालात की आपने स्थिति और तस्वीरें तो देखी ही होगी, लेकिन दरअसल वो कैसे यमुना का पानी गंदा हो रहा है और उसके लिए सरकार क्या बंदोबस्त कर रही है वो तस्वीर दिखाएंगे। अपने सहयोगी मुनमुन कहेंगे कि एक तस्वीर देखिए कि कितना पहले अच्छा है। उधर की तरफ आप देखिए कि पहले जो यमुना आपको पूरी तरीके से जो यमुना का पानी है वो पूरी गंदी नजर आ रही होगी, अभी थोड़ी बहुत साफ आपको नजर आ रही है। लेकिन देखिए दरअसल आपको सबने सहयोगी कहूंगा थोड़ा बाएं की तरफ आगे और तस्वीर को दिखाइए कि दरअसल कैसे पानी गंदा हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं और सरकार इसको भी ठीक करने के लिए जो है बंदोबस्त लगातार कर रही है। ये देखिए कैसे नाला का जो गंदा नाला का पानी है वो आ रहा है। देखिए ये ब्लैक आपको पानी नजर आ रहा होगा दूर तक, ये गंदा नाला का पानी है जो ये शहर से होके जो है वो यमुना में आईटीओ की तरफ मिल रहा है। ये तस्वीर से के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लैक पानी है और उस तरफ जब जा रहा है तो देखिए कैसे पानी में जो है वो घुल जा रहा है, यानी कि मिल जा रहा है ब्लैक पानी और उसके बाद कलर कैसा हो जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि दरअसल यमुना का पानी गंदा कैसे हो रहा है। वो ये नाला चूंकि सीधे तौर पर ये शहरी इलाकों से कनेक्ट है ये नाला, और कनेक्ट है तो गंदा पानी जो है जो ब्लैक आपको नजर आ रहा होगा गंदा पानी, वो गंदा पानी सीधे तौर पर जो है वो यमुना में मिल जा रहा है और वो गंदगी जो है वो यमुना में फैल रही है। और इसको रोकने के लिए भी जो है वो दिल्ली सरकार व्यवस्था कर रही है कि जो खासकर जो नाले का पानी है, सीवर का पानी है, उसे नाले में ही कैसे और ठीक किया जा सके, उसके लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रही है इस स्तर पर भी कि जो नाले की पानी है, जो सीवर की पानी है, उसे सीवर में ही ठीक किया जा सके ताकि यमुना और दूषित और गंदगी वहां उसमें ना फैले। इसके लिए तमाम वो बंदोबस्त जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। आपको मैंने दिखाया कि दरअसल कैसे नाले की पानी आ रही है और यमुना में मिल रही है। जो ब्लैक पानी है नाले की पानी वो यमुना में मिल रही है, जिस कारण जो है थोड़ी बहुत गंदगी, हालांकि अब यमुना बहुत अधिक हद तक जो है वो साफ नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो नाले का सीधे कनेक्टिविटी है वो यमुना में ही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली NCR।
वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 18वीं बैठक हुई। बैठक में आगामी जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान 600 से 700 श्रद्धालुओं को एंट्री देने, दर्शन अवधि बढ़ाने और सफाई व्यवस्था के लिए नई एजेंसी को टेंडर देने जैसे अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। समिति ने साझा किया कि बीते 2 महीनों में 3.90 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा है। इसके साथ ही कोटा राजस्थान भूमि विवाद के लिए अधिवक्ता नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय में 1 साल की प्रगति रिपोर्ट पेश करने पर सहमति बनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा 8 अगस्त को प्रस्तावित है। यूपी चुनाव से पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज के आसपास जिले के युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी संवाद करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण मिलने पर पसमानदा समाज ने खुशी जताई है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने का पसमानदा समाज ने स्वागत किया। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने इसे देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति को सशक्त करने वाला कदम बताया। कांग्रेस की सबसे पहले इसको गया 1950 में इसको जो है तो राष्ट्रीय गीत तो इसमें अपनाया गया है। और हम जिस देश में मुल्क में रहते हैं वहाँ का बादशाह या प्रधानमंत्री कोई फैसला लेता है, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जिस मुल्क में रहते हैं आप वहाँ के वफादार रहिए। वहाँ के बादशाह की अगर कोई बात है तो उसको सर्वोपरि रखें। बिहार में मंत्री के सामने ही सरकारी योजनाओं में घुसखोरी की पोल खुल गई है। SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने अपने कानों से सुना कि कैसे लोगों से योजना का लाभ दिलाने या काम के नाम पर कमीशनखोरी की जाती है। मामला सीतामढ़ी का है। SC/ST एक्ट के मामले में एक फरियादी को अनुदान की राशि दी जानी थी, जिसके लिए जिला कल्याण विभाग के ऑफिस में बैठा एक डेटा ऑपरेटर 50,000 रुपए की घूस मांग रहा था। और ये सब कुछ हो रहा था पटना में मंत्री लखेंद्र पासवान के दफ्तर में उनके सामने। मंत्री के सामने ही फरियादी फोन पर डेटा ऑपरेटर से बात कर रहा था और फोन स्पीकर मोड पर था। और घुसखोरी की पूरी कहानी मंत्री अपने दफ्तर में बाकी लोगों के सामने ही सुन रहे थे। इसके बाद लखेंद्र पासवान ने तुरंत जिला कल्याण पदाधिकारी को फोन लगाया और तुरंत उस घुसखोर डेटा ऑपरेटर के साथ बाकी आरोपियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। बोले कितना खर्चा वर्चा होगा? खर्चा वर्चा कितना होगा? आइएगा तब बताएं। आएंगे तब कहिएगा ना। बोलिए ना तंगा, बोलिए ना तो वो सबके लेना ना पड़ेगा, तब ना हम लेकर आएंगे। आइएगा तब आपसे बात करते हैं। हाँ, सब बड़ा मिला के बोलिए ना कितना। हाँ 50,000। अच्छा 50,000, ठीक है हम भेज देते हैं। हेलो लखेंद्र पासवान बोल रहे हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढ़ी। सर राजकुमार बोल रहे हैं सर। हाँ सर, सीतामढ़ी जिला कल्याण पदाधिकारी बोल रहे हो? जी। वहाँ आपके यहाँ चंदन कुमार कौन है डाटा ऑपरेटर में, कार्यालय में? चंदन कुमार है सर डाटा ऑपरेटर। कौन है वो? डाटा ऑपरेटर है सर, चंदन है। उसका मैं सुन रहा था कि किस प्रकार वहाँ एक SC/ST एक्ट केस हुआ है सीतामढ़ी कांड सखी। अलाउ तो जी कितना क्वेश्चन क्या है? यहाँ अभी 10 आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है सीतामढ़ी का, और उसको SC/ST एक्ट केस में उसको अनुदान की राशि जो आपके यहाँ से जाना है, उस केस में वो चंदन कुमार जो है वो 50,000 रुपया मांग रहा है। अभी तो मैं सुन लिया रिकॉर्डिंग। उसको तुरंत सस्पेंड करो। उसको वहां से नौकरी दो। डाटा ऑपरेटर है ना वो, अभी तुरंत उसको नौकरी खत्म करके सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई करो। संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करेंगे, आप पर भी। बोले कितना खर्चा वर्चा होगा? NDA की सरकार है, सुशासन की सरकार है। पदाधिकारी छोटा हो या बड़ा, यदि भ्रष्टाचार करेंगे तो उनकी नौकरी भी जाएगी, उनका जगह जेल में भी होगा, कोई बचने वाले नहीं। देखिए उसमें अभी तो बताया लोगों ने 50,000 रुपया मांग कर रहा था। अभी लोगों ने बताया है, उनके माध्यम से यही उन लोग को मांग कर रहा था 50,000 रुपया का, और उसको दौड़ा रहा था लोगों ने। बड़ी खबर सियासी गलियारे से है, जहां एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ती दिख रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सीधा और अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि लगता है कि तेजस्वी यादव की गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद कांग्रेस की यह नाराजगी सामने आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने गठबंधन का कोई इस्तेमाल नहीं किया। पिछले चुनाव में भी कई सीट पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। तेजस्वी यादव आरजेडी का एमवाई समीकरण भी नहीं बचा पा रहे हैं। अफवाह है कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से कोई डील हो गई है और ये डील की चर्चा अब आरजेडी में भी हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी अफवाह पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं, गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। नीरज कुमार ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में जब करारी हार हो रही है तब कांग्रेस को समझ में आया कि उसे कोई पूछ नहीं रहा है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि बिहार में उसकी वजूद क्या है, वो तो ऐसे ही आरजेडी की पिछलग्गू बनी रही है। अपनी प्रचंड हार को सामने देखकर जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, आरजेडी, सीपीआई, सब में नोरा कुश्ती शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दी है और यह आरोप कोई नया नहीं लगा रहे हैं। शुरू से आरजेडी अहंकारी की तरह व्यवहार करती है, कांग्रेस को कभी तवज्जो नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी को आज दिखाई दे रहा है सामने जब प्रचंड हार दिखाई दे रही है, भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि आरजेडी ने चुनाव में कोई सहयोग नहीं लिया, कोई राय मशवरा नहीं किया। अरे कब आपने पूछा? आप तो कांग्रेस की आरजेडी की पिछलग्गू बने घूम ही रहे हैं। आपकी बिहार में हैसियत क्या है आरजेडी आपको पूछेगी? इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया। मंत्री पद पर बने रहने के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने सीधा सीधा बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे को भी बिल्कुल अलग मसला बताया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि उनके मंत्री पद बचाने या एमएलसी बनाने के सवालों का देवेश कुमार के इस्तीफे से कोई संबंध नहीं है। दीपक प्रकाश ने कहा कि देवेश कुमार ने किस कारणों से इस्तीफा दिया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर जवाब देना बहुत उचित नहीं रहेगा, कुछ भी बोलना। जो भी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी। जगेश जी का केस खाली कराया गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। नहीं, अब दोनों चीजों को पता नहीं किस प्रकार से जोड़ के देख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया है इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँ। अगर मौका मिलता है नहीं, अगर मौका मिलने की इसमें कोई बात नहीं है। दोनों चीजों को जोड़कर आप तीन चीजों को एक्चुअली आप जोड़ कर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात, उनके इस्तीफा, एक और तीसरी बात को जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन तीनों चीजों को जोड़ने के लिए कहीं कोई तथ्यात्मक बात, कोई भी औपचारिक बात सामने नहीं है, तो इस पर तीनों चीजों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। सम्राट चौधरी से मुलाकात कर दीपक प्रकाश के मुद्दे पर बातचीत की। दीपक प्रकाश जल्दी एमएलसी बन सकते हैं। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद एमएलसी के लिए सीट खाली हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा ने जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर बोकारो डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी हुए। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने नौकरी बेचने का भी आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में गिरोह बनाकर नौकरी बेची जा रही है। प्रदेश, हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे झारखंड में जेपीएससी जेएससीसी के विरोध में जिस तरह से वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे जेपीएससी जेएससीसी का सीट बेचने का काम किया है, उस पर जिस तरह से धांधली हो रही है, उसके विरोध में आज भाजपा बोकारो, आज हम लोग जिला मुख्यालय का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाकर हम लोग महामहिम जी को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे
और सरकार को चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द यदि ये सरकार यदि हमारे जेपीएससी का जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाला पे जो हो रही कार्रवाई को इसको जल्द से जल्द निष्पादन करे, और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस खबर जमशेदपुर से है, जहां शनिवार को बीजेपी जमशेदपुर महानगर ने जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत कई परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार, धांधली और गड़बड़ी के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं में आक्रोश दिखा और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगों का समर्थन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जेपीएससी घोटाले की जिस प्रकार झारखंड में युवाओं के साथ में छल हुआ है, क्रूर मजाक हुआ है, उसमें हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज उपायुक्त महोदय से महामहिम राज्यपाल के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जो हेमंत सोरेन को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने घोटाला किया, सीटों को आपने बेचने का काम किया। यह अभय तिवारी के माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार एक रैकेट झारखंड में सक्रियता पूरी की पूरी होटल को लीज में लेकर के वहां पर ये काला काम किया जा रहा था। झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की व्यूह रचना बनाई जा रही थी। आपने झारखंड के युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है हेमंत सोरेन जी। झारखंड के युवा आपको माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया और इंडी गठबंधन के अन्य सांसदों ने उनका सहयोग किया, उससे सनातनियों की भावनाएं आहत हुई है। मैं गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि इन सब के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। आरा से बड़ी खबर, जहां आरा पटना नेशनल हाईवे पर कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों और कुछ वाहन चालकों के बीच शुल्क को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हंगामे में बदल गई। इस दौरान कुछ लोगों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की, कार्यालय की खिड़कियों के शीशे, लैंप पोस्ट और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कर्मचारियों के साथ मारपीट की भी बात सामने आई है। सूचना मिलते ही कोइलवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टोल प्लाजा पे जाम की समस्या नहीं हो, गाड़ियाँ रेगुलेटर है, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उसके बावजूद भी यदि कोई ऑफेंस फैलाता है तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। लोकल जो है तो हम लोग उसको लिखित ले करके जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगा हम लोग उसको करें। कब तक कार्रवाई होगी सर? एफआईआर करने के लिए दो तरफ से दिया गया, हम लोग पता कर लेंगे। थाना में आवेदन यदि चला गया होगा तो तत्काल एफआईआर दर्ज होगा। उसके बाद से जो भी दोषी होंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। भोजपुर जिले के आरा शहर मुख्यालय में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जहां 24 घंटे के अंदर नगर थाना क्षेत्र के इलाके में 2 बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज की है। चोरी घटना से नगर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित गोला मोहल्ले में की गई, जहां चोरों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं से पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर आरा से है, जहां चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में हत्या के आरोपी निलंबित एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। मेडिकल जांच के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पटना एसटीएफ के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी की गई। भोजपुर एसपी राज ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपी जवान एसटीएफ की एसओजी टीम में तैनात था। इस मामले में उसे पहले ही निलंबित किया जा चुका है और उसकी सरकारी पिस्टल भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है। उस पर भरत भूषण तिवारी को गोली मारने का आरोप है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मधेपुरा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। सिंहेश्वर में थाना रोड स्थित पीएचडी विभाग के सामने प्रशासन ने अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। मामले में नगर पंचायत कर्मी ने बताया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई। हाँ, पीएचडी कैंपस के आगे एवं गम्हरिया रोड में ये लोग वर्षों से अतिक्रमण किए हुए थे एवं को हम लोग ने कई बार नोटिस करवाया एवं माइकिंग करवाया था, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। इसीलिए आज हम लोगों ने
इस श्रावण के मास में इन लोगों को खाली करवाए हैं, को हम लोग खाली करवा रहे हैं। आज हम लोग सभी को अल्टीमेटम दे दिए हैं और जो आज नहीं हटाएंगे वो कल 10 बजे तक हम लोग फिर पुनः अतिक्रमण में लग जाएंगे। खबर मोतिहारी के सुगौली से है, जहां प्रेम प्रसंग से मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक सिकरहना पुल से नदी में छलांग लगा दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। रात होने की वजह से उसे तुरंत नहीं ढूंढा जा सका। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने नदी में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान रुपेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। भैया, ये मृतक कौन है आपके? क्या हुआ है? हुआ था कि प्यार मोहब्बत जो करता है, लड़की पहले कुछ लेते हम लोग बोले थे घर गाड़ी उड़ा कर कूद गया। अच्छा, ये कब का घटना है? ये कल शाम 5 बजे। मृतक का क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।